हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है। और चेंज होने का रीज़न है कि मैं मुंबई में हूँ। और मुंबई के एक होटल से अभी मैं आज जस्ट पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले यहाँ पे, और फिर आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, सो जस्ट वन थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज़ लाइक जस्ट सपोर्ट मी so that I can be motivated to do more videos on your BRABU section, mainly for the first year, second year, or third year, mainly on physics. hmm? ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेसिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, सो हम लोग ना रेसिड्यू के बारे में पूरा चीज़ पढ़ लेंगे, थ्योरम क्या है वो क्या है। ये क्वेश्चन जहाँ भी दिखे आप जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सप्लेन कर देना, दैट विल बी मोर इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए देखते हैं क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेसिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सिंपली क्या है कि देखिए, यहाँ पे लिखना क्या है वैसे समझिए आप, है ना। ध्यान से देखिए, इन द लॉरेंस एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ जेड, लेट से कि कोई फंक्शन एफ जेड है, उसका हम लोग लॉरेंस एक्सपेंशन करते हैं। ये आप उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, अदरवाइज मैं उसका एक ओवरव्यू तो इस क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा। इन द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ जेड, देन द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड इनवर्स, जेड माइनस जेड नॉट इनवर्स, और इसको हम लोग बी1 भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी1 भी बोलते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एट द रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। ओके, सो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे जो कॉफिशियंट आता है हमारा जेड माइनस जेड इनवर्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉर्ड द रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग लॉरेंस एक्सपेंशन की बात करें, देखिए तो रेसिड्यू जो होता है ना, रेसिड्यू इज बेस्ड ऑन द लॉरेंस एक्सपेंशन। एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि रेसिड्यू रेसिड्यू इज इज बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन लॉरेंस एक्सपेंशन। इसके बिना जो है सो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एकदम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना है इसको, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। चलिए लेट से कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, इसका तो हम लोग लॉरेंस एक्सपेंशन लिखते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, ए एन ले लेंगे जेड माइनस जेड नॉट का पावर एन। तो ये पॉजिटिव पावर के लिए हम लोग ये एक्सपेंशन लिखते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, और ये बी एन, ठीक है, बी एन जेड माइनस जेड एन का, सॉरी यहाँ पे भी, ठीक है, जेड माइनस जेड एन का पावर एन, जेड माइनस जेड एन का पावर एन। ठीक है, जेड माइनस जेड एन का पावर माइनस एन। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, बाकी सब हमारा जो है सो होते चलेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि रेसिड्यू निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, बी1 का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, बी1 का। और हम लोग कहाँ हैं अभी, लॉरेंस एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड पता है हमको। ठीक है, तो बी1 का हमको अगर हम लोग बी1 निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है सो रेसिड्यू निकल जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसका एक कॉमन फार्मूला भी हम लोग जो है सो निकाल लेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं क्या, अच्छा, तो एक चीज समझ में आ गया। अच्छा, इसको जो है ना हम लोग इसको ऐसे करिए, ये दो जो पार्ट होता है, इस दो पार्ट का हम लोग नेम रखते हैं ना। ये दो पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है सर, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पार्ट। और ये जो पहला वाला जो सेक्शन है, ये हमारा कहलाता है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, देखिए हम जैसे बना रहे हैं उस तरह से लिखेंगे एग्जाम में,
एकदम बढ़िया से नंबर मिलेगा, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए ब्लैक लेते हैं। तो ये एक हो गया हमारा टेलर सीरीज, एक हो गया हमारा प्रिंसिपल पार्ट, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। चलो हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड द रेसिड्यू। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये वाला जो है ना क्वेश्चन बा, बाद में करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग एक लास्ट में ले लेंगे, है ना। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू जो है सो कम से कम निकाल लेते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, तो अब देखिए टेलर सीरीज में क्या है, ए एन है, यहाँ क्या है, बी एन है। तो हमारा देखिए बात समझिएगा, ए एन का जो जनरलाइज्ड फार्मूला है वो क्या है, टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी टी माइनस जेड जीरो का पावर एन प्लस वन डी टी, ठीक है। यहाँ जहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। जनरल टर्म है एन का, ठीक है। ये सब लॉरेंस एक्सपेंशन का चीज है ना। वन बाई टू पाई आयोटा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, सब कुछ सेम ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, टी माइनस जेड जीरो माइनस एन प्लस वन, ठीक है, डी टी, एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। देखो एफ जेड निकाल लिए, ए और ए एन और बी एन का हमको फॉर्मूला पता चल गया, क्या है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। अब देखो, अब हमको एक बात बताओ भैया, एक बात हमको बताइए आप लोग, हमको सिंपली जब हम रेसिड्यू का बात कर रहे हैं तो ए एन हमारा रोल प्ले करेगा क्या, इसमें नहीं करेगा, कौन सा रोल प्ले करेगा, बी एन, बी एन करेगा। अच्छा हम क्या बोले हैं, इस कोफिशिएंट को देखिए, एक डेफिनेशन में ही सब चीज छुपा है, यहाँ पर क्या छुपा है, कोफिशिएंट ऑफ बी वन या कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इनवर्स, है ना। चलिए आगे चलते रहिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। सो सो टू फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एनी function. So to find the residue of any function, we have to find the value of b1. So put n is equal to 1. चलिए n इज इक्वल टू वन पुट करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी वन वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड नॉट, एन के जगह क्या बोला था सर, वन पुट करने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, राइट, इज इक्वल टू, आराम से चलते चलिए, टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड नॉट का पावर जीरो, राइट। चलिए तो बी वन क्या हो जाएगा भाई, बी वन क्या हो जाएगा, बी वन क्या हो जाएगा, वन बाई टू पाई आयोटा आयोटा एफ टी डी टी, किसी का भी पावर जीरो, वन, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, बी वन क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी का हाँ जगह नहीं बचा, ठीक है, वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, है ना। इसको क्या कर लेंगे, घेर के रख लेंगे, है ना। यही हमारा रेसिड्यू का फॉर्मूला या जो है सो थ्योरम से, मतलब हमने लॉरेंस एक्सपेंशन से हमने क्या फाइंड कर लिया, रेसिड्यू का फॉर्मूला, यही हमारा जो है सो प्रूफ हो गया, ठीक है, थ्योरी और प्रूफ इसका हो गया।
लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, कि हम लोग को एक बना के भी दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, रेसिड्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल जो निकालेंगे वो कॉन्सेप्चुअल निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड टू द पावर 4 ई का पावर आयोटा ए जेड एट जेड इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअली जो है सो फाइंड कर लेंगे, है ना। चलिए अब हमको आ जाइए भाई, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स जो है मेरा, अच्छा यह देखिए एफ टी डी टी है या एफ एक्स डी एक्स कर लीजिए, एफ वाई डी वाई कर लीजिए। हम एक जनरलाइज टर्म बताए हैं, अगर आप फंक्शन को एफ जेड मानते हैं तो एफ जेड डी जेड कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है सो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इनसे ये सब छोटी मोटी चीज़ों जो को जो है आपको अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है ई का पावर आयोटा ए जेड, अब बताइए ई जेड का पावर 4 हो जाएगा, इनवर्स है तो 1 बाई जेड का पावर 4, तो यहाँ नीचे में जेड का पावर 4 हमारे पास आ जाएगा। चलिए एज वी नो दैट द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ई का पावर एक्स इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल प्लस प्लस प्लस, जहाँ तक हमारा जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यही ना हमारा x है जी। यस ठीक है, इन एज, ठीक है। सो द x इज इक्वल टू क्या है, आयोटा ए जेड, आयोटा ए जेड क्या है, आयोटा ए जेड। अभी भूल जाइए ऊपर में हम कुछ बताए थे, ठीक है, ऊपर में जो बताया तो इसको हम लोग अब कॉन्सेप्चुअल निकाल लेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल निकालेंगे। इसलिए बस एक एग्जाम्पल अगर आप लोग ऐसा दे देते हैं तो मोर देन सफिशियंट आंसर हो जाएगा एग्जाम के लिए, है ना। और बहुत आसान है, एक चीज याद रखना है, बाकी तो हो ही जाएगा। चलिए तो अब हम भैया एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड का 1/जेड का पावर 4 इन 1 सेकेंड रुक जाओ यार, ठीक है, 1 सेकेंड। थोड़ा सा ना अगर ऐसे करके लिखेंगे तो ज़्यादा स्टेप्स में चला जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक काम करो, वैसे ही करते हैं, ज़्यादा इजी होगा समझने में। 1/जेड का पावर 4, चलो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/जेड का पावर 4 ठीक है, 1/जेड का पावर 4 इंटू
ई का पावर आयोटा ए जेड, है ना। उसी को अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करके लिख लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के जगह क्या हो जाएगा, आयोटा ए जेड, प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा ए जेड का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा ए जेड का क्यूब। समझ रहे हो, है ना। इस तरह से हो गया। यहाँ पे आ जाओ, प्लस प्लस तो खैर अनंत तक रहेगा, इसके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ तक हमारा काम चल जाए, है ना। तो चलिए एफ ऑफ एक्स को हम लोग अब क्या करते हैं कि 1/z का, अब इसको इस सब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो नीचे में सबके क्या आ जाएगा, आयोटा ए जेड का पावर z4, ठीक है, प्लस ऐसे करते रहिए, आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का पावर 4, प्लस उसी तरह से क्या करिए, आयोटा क्यूब ए क्यूब जेड का पावर क्यूब बाई z4। इसी तरह से हमारा चलता जाएगा। अब पूछिए कि हम अचानक से यहाँ क्यों रुके। तो ऐसे ध्यान से जब आप देखेंगे ना इसको, इस पूरे के पूरे जब एक्सपेंशन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगा क्या, कि अगर ये यहाँ से ये देखिए, जेड का पावर 3 डिवाइडेड बाई जेड का पावर 4, तो ये क्या है, जेड का पावर 1 ही तो है, राइट, है ना। जेड का पावर क्या हो जाएगा, 3 - 4, क्या हो जाएगा, जेड का पावर 1। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं था कि यहीं पे 3 पे ही रुक जाना है। अगर यहाँ पे 5 हम दिए रहते तो 4 तक में फाइंड होता, है ना। तो सिंपली अब हम क्या है अब देखिए, अब इसको हम एक लाइन और जो है सो लिखना पसंद करेंगे, है ना। वह जेड आयोटा ए जेड जेड का पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर जेड का पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब ए क्यूब जेड का पावर -1। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब हमको सिंपली क्या पता करना है कि कोफिशिएंट ऑफ जेड का इन्वर्स क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि हमको लॉरेंस एक्सपेंशन कहाँ निकालना है, जेड इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या है, जेड का फंक्शन जो है सो दिया हुआ था, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि एफ एक्स जो माने हैं, इसको हम लोग क्या मान लेना चाहिए था हमको, जेड, ठीक है। जेड भी, जेड जो है सो सही लगेगा देखने में, राइट। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए हैं, एफ जेड मान लिए हैं। क्योंकि जेड का फंक्शन है तो एफ एक्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एफ जेड ले लेंगे ताकि बोलने में। अच्छा, तो एफ जेड में, एफ जेड के एक्सपेंशन में ये क्या हो गया, इसका लॉरेंस एक्सपेंशन हो गया यहाँ तक का। इसमें जो जेड इनवर्स का कोफिशिएंट है, सो एज एज पर द above expansion, above expansion, as per the above expansion, the coefficient of z inverse is 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 iota क्यूब a क्यूब। अच्छा अच्छा, और एक चीज क्या भैया मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल छूटा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल भी गुना होगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल भी साथ में रहेगा, है ना। और उसी तरह से यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी साथ में रहेगा, और उसी तरह से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी साथ में रहेगा। द कोफिशिएंट ऑफ जेड इनवर्स इज जेड इनवर्स का कोफिशिएंट क्या है, यही ना है जी। कोफिशिएंट मतलब क्या, गुणक, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इज आई क्यूब ए क्यूब 3 फैक्टोरियल, ए क्यूब आई क्यूब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो B1 मतलब कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट ऑफ B1 ही रेसिड्यू होता है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा रेसिड्यू, या ब्रैकेट में B1 भी लिख लो, ठीक है, आयोटा क्यूब ए क्यूब 3 फैक्टोरियल, और आयोटा क्यूब क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है -1 आयोटा, और हमारा फिर क्या हो जाएगा ए क्यूब, और 3 फैक्टोरियल तो आपको पता है 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए द रेसिड्यू ऑफ गिवन फंक्शन विल बी माइनस आयोटा ए क्यूब बाई 6। ठीक है भाई, तो यही है हमारा लॉरेंस एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड रेसिड्यू। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो भी अगर इफ अ फंक्शन इज, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसी एग्जामिनेशन में कि देखिए ये वाला जो फंक्शन है ना, ये सेकेंड पार्ट, ये जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट को आपको ध्यान से समझिए। सेकेंड पार्ट अगर जीरो होता है तो ये एनालिटिक्स फंक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज नॉट applicable for the एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक फंक्शन होगा ना तो सेकेंड पार्ट अप्लाई नहीं होता है। वाई, क्यों नहीं होता है? बिकॉज फॉर दैट केस वी कंसीडर बी एन इज इक्वल टू जीरो, बी एन इज इक्वल टू जीरो, बी एन इज इक्वल टू जीरो मतलब समझे ब्रो कि बी वन का भी वैल्यू जीरो, बी टू का भी वैल्यू जीरो, बी थ्री का भी वैल्यू जीरो। ये निगेटिव पावर आएगा ही नहीं उसका, सिंपली ऐसा समझना है। इफ द फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन देन द सेकेंड पार्ट विल बी जीरो ऑफ द लॉरेंस एक्सपेंशन, मतलब कि वहां पे B1 B2 B3 B4 B5 जितने भी हैं वो सभी की वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, और मेरा शेड्यूल तो काफ़ी बिजी है। मैं आपको किसी अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस हो जाता है तो फिर मैं अपना कहानी बताऊंगा कि क्यों जो है सो मुझे मुंबई आना पड़ता है, और मैं किन परिस्थितियों में आपके लिए वीडियोस और कैसे समय निकाल के, कैसी मेरी मेंटल स्थिति होती है इन सब चीज़ों में। तो बहुत मुश्किल होता है इन सब फेज से गुजरते हुए चीज़ों को करना। चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय फ्रेंड्स।